एक बार फिर से आप लोगों का यहाँ पे स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, या इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली है। हमने एरर एनालिसिस को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, जहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर के बारे में डिस्कस किया। उसके साथ साथ हम देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, चाहे वो डायनामिक हो या स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने डिजायरेबल और अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो एरर एनालिसिस का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको डीपीपी सॉल्व करनी है और उसके साथ साथ डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा बेटा वहां पे। तो बेहतरीन तरीके से आप एरर एनालिसिस को पढ़ भी सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए अब एक बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे। तो बेटा आप सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज का टारगेट क्या है। सारा आज क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आप। तो आज के टारगेट में बेटा अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब जितने भी हम इलेक्ट्रिकल मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, क्या क्या क्वांटिटीज हमें मेजर करनी है और उसके लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उन सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना है। हमें केवल और केवल डिस्कशन करना है किसके बारे में, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो बेटा चलिए यहां पे शुरू करते हैं, अपना कोई टाइम वेस्ट किए बिना ही हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर उसके बाद इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आते हैं इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यार अगर देखा जाए तो जितने भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, किसी भी मेजरेंट को मेजर करने के लिए करते हैं। मेजरेंट क्या है, वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो डिवाइस है जो कि उस मेजरेंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीजें, ये दोनों चीजें आपको पता है। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, कि इनको कितने भागों में बांटा गया या किस हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन हुआ। तो अगर हम देखें तो इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से है। बट आप ये समझिए कि जितने भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप देखेंगे तो नॉर्मली हमें क्या डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्या डिस्कस करना है बेटा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब कि हम क्या करते हैं, इनपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट पे वो एक मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट देता है, जहां पर आपका पॉइंटर होगा, आप डायरेक्ट रीडिंग को क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे। दैट मींस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कर रहे हैं। दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट पे दे रहे हैं जिसके कारण वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा और उसी डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन, और जहां पर पॉइंटर आपकी रीडिंग को शो करता है। तो बेसिकली जैसे आप अमीटर पढ़ते हो यार, अमीटर में आप क्या कर रहे हो, इनपुट करंट होता है और करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, और जैसे ही आप उसमें करंट फ्लो कराओगे अमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर जाएगा और एक रीडिंग शो कर देगा। मींस पॉइंटर जो आपका टू एंड फ्रो डिफ्लेक्शन कर रहा है ये आपका मैकेनिकल डिफ्लेक्शन है। तो यही आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। दैट मींस आप क्या कर रहे हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हो और जो भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल फॉर्म आ रहा है, जहां पर आप पॉइंटर की रीडिंग को देख के, स्केल पर रीडिंग देख के, जहां पे पॉइंटर आपका मार्क कर रहा है या शो कर रहा, आप मेजर कर सकते हो कि कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो नॉर्मली अगर ऐसा देखा जाए तो जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा मैकेनिकल फॉर्म में होगा, और जो भी आपका इनपुट होगा वो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। जैसे वोल्टमीटर आप देख लो यार, वोल्टमीटर में क्या होगा, आप वोल्टेज अप्लाई करोगे डिफ्लेक्शन शो होगा इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल फॉर्म। आप एनर्जी मीटर देख लीजिए, एनर्जी मीटर में क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हो, पावर को कंज्यूम कर रहे हो, और जो भी पावर आप कंज्यूम कर रहे हो ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बेटा, उसी पावर को एनर्जी मीटर क्या करता है, बाई रोटेशन मेजर करता जाता है। तो ये जो रोटेशन है वो क्या है, मैकेनिकल फॉर्म में है। पावर का कंजप्शन आप किस में कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो नॉर्मली इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट पे देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी एज अ डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन आप आउटपुट पे मेजर करते हो। तो चलिए इसका पहले पहले हम जितने भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहां पर एक चीज यहां पे करेक्ट करने की जरूरत है, यहां पर दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ, यहां पर अगर देखें तो यहां पे हमें लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ, ये नहीं रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहां पे क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ
मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमें देखना है मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन। तो चलिए अगर हम बात करें मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन, तो अलग अलग तरीके के यार इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे हम बात करें कि रोटामीटर था, ये भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ओरिफिस प्लेट है, ये भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। बोर्ड ऑन ट्यूब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ट्रांसड्यूसर भी आप कह सकते हो, बट ट्रांसड्यूसर इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट आपके कैसे हो सकते हैं, अगर इनका क्लासिफिकेशन करें तो इनका क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो इंस्ट्रूमेंट आपके क्या हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट आपके मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। बेटा कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके बोर्ड ऑन ट्यूब हो सकता है, ओरिफिस प्लेट हो सकते हैं, रोटामीटर हो सकते हैं, ये सारे के बेलोज हो सकता है, डायफ्राम हो सकता है। ये सारे के सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, नॉर्मली मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कहे जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा, यहां पर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर देखा जाए तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होंगे, इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पे। तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका आउटपुट अगर क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस टाइम आउटपुट होगा तो हमेशा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। और अगर वो डिस्क्रीट नेचर का है या डिजिटल फॉर्म का है तो इंस्ट्रूमेंट हमेशा कैसा कहलाएगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया दो पार्ट में, कौन कौन से, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा किस पार्ट में हमने क्लासिफाई कर दिया बेटा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ध्यान रखना है, अगर हम बात करें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का, देन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में आउटपुट कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस टाइम आउटपुट होगा, एनालॉग नेचर का होगा, तो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में जो आउटपुट होगा इंस्ट्रूमेंट का वो डिजिटल नेचर का होगा या डिस्क्रीट नेचर का होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर यह चीज आप मेंशन कर लोगे, आउटपुट क्या है। अगर हम बात करें तो यहां पर आउटपुट कैसा है, आउटपुट इज इन एनालॉग फॉर्म। आउटपुट बेटा किस में है, वो एनालॉग फॉर्म में है। और अगर आउटपुट एनालॉग फॉर्म में है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर अगर आउटपुट किस फॉर्म का होगा, आउटपुट इज इन डिजिटल फॉर्म। आउटपुट किस फॉर्म का होगा बेटा, डिजिटल फॉर्म का होगा। अगर आपका आउटपुट किस फॉर्म का है, डिजिटल फॉर्म का है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। और यहां पर आउटपुट किस फॉर्म का है, यहां पर आउटपुट देखें तो एनालॉग फॉर्म का है, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। क्लियर है बेटा। तो हमने क्या किया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन कर दिया, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हो गया और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का हमने क्या कर दिया, फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया बेटा। तो फर्दर अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन हमने अलग अलग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन हमने अलग अलग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया है। हालांकि इसमें भी हमने दो तरह से क्लासिफिकेशन किया है। पहला क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो ये आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। कौन से इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। नॉर्मली एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, ये हमेशा इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। नॉर्मली जो मेजरेंड है उस मेजरेंड को हम इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट या डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हमेशा इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में हम मेजरेंड को इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट एंड डिफ्लेक्शन ही मेजर करते हैं। क्लियर है। तो इंस्ट्रूमेंट के टाइम कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन के टर्म में आप मेजरेंड को मेजर करते हो। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट।
और अगर आप ध्यान दोगे तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? डायरेक्ट रीडिंग। यहां पे पॉइंटर क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा, या आप डायरेक्टली क्या करोगे? रीडिंग को देख के बता सकते हो कि कितना मेजरेंट की वैल्यू है एक्चुअल में। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हमेशा क्या करते हैं? डायरेक्टली मेजरेंट की वैल्यू को शो करते हैं। यहां पर मेजरेंट की वैल्यू आप एब्सोल्यूट में कैसे शो कर रहे हो? इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन। और यहां पर आप सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में कैसे शो कर रहे हैं? डायरेक्टली आप मेजरेंट की रीडिंग को शो कर रहे हो। क्लियर है बेटा? तो यहां पर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का अगर क्लासिफिकेशन बेटा देखोगे तो हम क्लासिफिकेशन इसका करते हैं, पहला बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं? यहां पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम कौन सा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, उस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किस तरह से यूज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल यूज कर रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल आप यूज कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? अगर आपका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। हो सकता है कि आपने इंडक्शन प्रिंसिपल यूज किया तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा कहलाएगा? इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका प्रिंसिपल हीटिंग है तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे? हीटिंग और थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? हीटिंग और थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कैसा हो जाए? हॉल इफेक्ट पे हो तो उसको हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा बेटा? हॉल इफेक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। हॉल इफेक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पे आप देख सकते हो कि बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हमने अपने इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन किया है। किसके किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इंडक्शन में, हीटिंग में या थर्मल इंस्ट्रूमेंट, और इसी लास्ट अगर देखा जाए तो हॉल इफेक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट। मतलब इनका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो यही है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, और इन्हीं के हिसाब से हमने इंस्ट्रूमेंट का क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बेटा? एग्जांपल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल किसमें आप यूज करते हैं? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में आप हमेशा कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मूविंग आयरन, मूविंग आयरन में आप कौन सा प्रिंसिपल यूज करोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल का आप इस्तेमाल करते हो। किसमें? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। तो एग्जांपल क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए? पीएमएमसी और मूविंग आयरन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में आप किसका यूज करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का। किसका इस्तेमाल हम करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल कहां पे करते हैं? एनर्जी मीटर। आप देखेंगे एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? नॉर्मली जो हम एनर्जी मीटर डिस्कस करेंगे या हमारे चैप्टर में जो एनर्जी मीटर है वो कन्वेंशनल एनर्जी मीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। तो एनर्जी मीटर कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट होगा? यहां पर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी मीटर। तो आप देखोगे कि नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि पीएमएमसी किस इफेक्ट पे वर्क करेगा? तो आंसर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर किस इफेक्ट पे काम कर रहा है, आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे।
अगर हम बात करें कि एनर्जी मीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आंसर क्या बोलोगे आप? हमेशा इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करेगा। अगर हम बात करें हीटिंग या थर्मल इफेक्ट की, तो यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमेशा आपका थर्मोकपल हो सकता है, हॉट वायर मीटर हो सकता है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या हॉट वायर मीटर। उसके साथ साथ अगर देखें तो यहां पर थर्मोकपल है। ये आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? ये हमारे आपके हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये बेटा? हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है या थर्मल इंस्ट्रूमेंट है? ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग और थर्मल एनर्जी। तो इसीलिए इसको हम थर्मल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। हॉट वायर मीटर हो सकता है, थर्मोकपल हो सकता है, बाई मेटालिक स्ट्रिप का भी इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे? थर्मल इंस्ट्रूमेंट। हॉल इफेक्ट में अगर देखा जाए तो हॉल इफेक्ट में नॉर्मली अगर देखा जाए तो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, कौन सा ट्रांसड्यूसर? हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर। या अगर देखा जाए तो एक और है पॉइंटिंग वेक्टर वॉट मीटर। नॉर्मल इंडक्शन टाइप या वॉट मीटर, कौन सा वॉट मीटर है? पॉइंटिंग वेक्टर वॉट मीटर है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर इंडक्शन टाइप वॉट मीटर नहीं है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर नहीं है, ये पॉइंटिंग वेक्टर वॉट मीटर है। देन ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? हॉल इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। तो बेटा ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है पॉइंटिंग वेक्टर टाइप वॉट मीटर, बट किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? हॉल इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल हमने इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन किया। कितने पार्ट में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन, हीटिंग और हॉल इफेक्ट। एग्जांपल्स आप देख के बता सकते हो। यहां पर पीएमएमसी और एमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है। एनर्जी मीटर इज एन इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन पे काम करता है। हॉट वायर या थर्मोकपल कौन से इंस्ट्रूमेंट है बेटा? थर्मल और हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है। और फाइनली अगर हम बात करें कि हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर या पॉइंटिंग वेक्टर वॉट मीटर ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो आंसर क्या दोगे आप? हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल पर काम करते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ये सारे फिनोमेना हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। केवल और केवल अभी क्या समझना है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल यूज्ड। तो कौन सा प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से है। क्लियर? नेक्स्ट अगला बेटा अगर देखा जाए तो हम डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी मेजर्ड अपने इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किस हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी मेजर्ड। दूसरा अगर क्लासिफिकेशन देखें तो बेस्ड ऑन क्वांटिटी मेजर्ड, क्वांटिटी मेजर्ड मतलब आप कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रहे हो, उस क्वांटिटी मेजर्ड दैट मींस मेजरेंट के हिसाब से हमने इसका क्या किया है? क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप करंट को मेजर कर रहे हैं तो करंट को मेजर करने के लिए आपने अमीटर का इस्तेमाल किया। देन करंट मेजरमेंट के लिए अगर आप किसका मेजर कर रहे हैं? मेजरमेंट करंट का, तो उसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? अमीटर का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया बेटा? अमीटर का इस्तेमाल किया है। तो करंट मेजरमेंट के लिए हमने किसका यूज किया? अमीटर का यूज किया। करंट मेजरमेंट के लिए किसका यूज किया? एमीटर का। तो जो भी क्वांटिटी आप यहां एमीटर को अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ए से रिप्रेजेंट करूंगा। तो करंट मेजरमेंट के लिए आपने किसका यूज किया? एमीटर का यूज किया। अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए मतलब जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो उस मेजरेंट के हिसाब से आप इसका नाम रख रहे हो। जैसे वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर, तो यहां पर हमने इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? वी से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर आपको पावर मेजर करना है तो पावर मेजरमेंट के लिए आपने यूज किया किसका? पावर का बताइए यूनिट क्या है? वॉट। तो इसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? वॉट मीटर का इस्तेमाल किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पावर मेजरिंग डिवाइस का नाम वॉट मीटर क्यों रखा गया, तो आप बोलोगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी मेजर्ड आपने उसका नाम रख दिया कि कौन सी क्वांटिटी आप मेजर करने जा रहे हो उस हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट का नाम रख रहे हो। तो पावर क्या हो जाएगा? वॉट मीटर हो जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? आगे जितने भी चीजें हम सॉल्व करेंगे तो वॉट मीटर का रिप्रेजेंटेशन मैं डब्ल्यू से करूंगा। नेक्स्ट बेटा अब आप बता सकते हो सारी चीजें। अगर आपको एनर्जी में मेजर करनी है तो मेजरेंट का नाम क्या है? एनर्जी। तो कौन सा मीटर? एनर्जी मीटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एनर्जी मीटर।
और बताइए एनर्जी मीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? आप बोलोगे सर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। अमीटर, वोल्ट मीटर, ये आपके क्या हो सकते हैं? वोल्ट मीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकता है, लेकिन कभी भी अमीटर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे काम नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए कौन सा डिवाइस आप इस्तेमाल करने वाले हो या कौन सा इंस्ट्रूमेंट? तो यहां पे हम फ्रीक्वेंसी मीटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्रीक्वेंसी मीटर का। अगर आपको फॉर एग्जांपल मेजर करना है पावर फैक्टर, क्या मेजर करना है? पावर फैक्टर। तो बेटा पावर फैक्टर अगर मेजर करना है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इसके लिए हम पावर फैक्टर मीटर का इस्तेमाल करेंगे। पावर फैक्टर मीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो पावर फैक्टर मेजर करने के लिए पावर फैक्टर मीटर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही क्वालिटी फैक्टर के लिए क्यू मीटर का इस्तेमाल करेंगे, फ्लक्स के लिए फ्लक्स मीटर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो भी क्वांटिटी आपको मेजर करनी है, मेजरेंट, उस मेजरेंट के हिसाब से आपने क्या किया? अपने इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन कर दिया। तो यहां पे ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो एनर्जी मीटर हो, फ्रीक्वेंसी मीटर हो, पावर फैक्टर मीटर हो, अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, वॉट मीटर हो, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। और इन सबका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ये है। जैसे एनर्जी मीटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है? इंडक्शन। तो इसीलिए एनर्जी मीटर क्या है? बेस्ड ऑन क्वांटिटी मेजर्ड इसका क्लासिफिकेशन है और इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इंडक्शन है। इसलिए इंडक्शन के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से इसका नाम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ही रखा गया। क्लियर है बेटा? यहां तक चीजें आपको एकदम आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। तो हमने क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन क्वांटिटी मेजर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि इन्हीं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट या डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट का हमने क्लासिफिकेशन किया है बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटपुट। आउटपुट के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से भी हमने क्लासिफिकेशन किया है। क्या है क्लासिफिकेशन? बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट। आउटपुट के रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे भी हमने क्या किया? इसका क्लासिफिकेशन कर दिया है कि जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन हम इसका 4 पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहला फर्स्ट अगर हम देखें तो इसमें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। पहला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपका बेटा? इंडिकेटिंग। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इंडिकेटिंग। दूसरा अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या है? रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अगर देखें, थर्ड वन इज, तीसरा अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट अगर देखें तो ये आपका नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन हमने क्या किया है कि नॉर्मली क्लासिफाई कर दिया अपने इंस्ट्रूमेंट को, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कौन कौन से पार्ट में? इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग और नल। इंडिकेटिंग का मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहां पर एक पॉइंटर होगा, एक मूविंग सिस्टम होगा जो रीडिंग को क्या करेगा? शो करेगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन। तो जैसे ही डिफ्लेक्शन शो होगा आपकी रीडिंग शो हो जाएगी। तो ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है बेटा। और इसके एग्जांपल्स अगर हम बात करें कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे, तो जितने भी आपके सिस्टम है अगर उसमें आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके पीएमएमसी हो सकता है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ साथ मूविंग आयरन हो सकता है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर हो सकता है। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? ये सारे के सारे एग्जांपल हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के। पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन रटने की कोशिश मत करना, ये सारे के सारे नाम आपको अपने आप याद हो जाएंगे। मूविंग आयरन एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, ईडीएम इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, या इसी को हम ईएमएमसी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, ईएसवी टाइप इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर अगर हम बात करें कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं आपके? पीएमएमसी हो सकता है, एमआई हो सकता है, ईडीएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। ये सारे के सारे क्या हैं? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्या होते हैं ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बेटा, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या अदर क्वांटिटीज रिकॉर्ड करते हैं।
तो ऑन ग्राफ पेपर, नॉर्मली एक ग्राफ पेपर होता है और एक आपका स्टाइलस होता है या पेन होता है। तो जो भी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन होता है किसी भी क्वांटिटी का विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, ये कॉन्टिन्यूसली उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए इनको हम कौन से इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, रिकॉर्डिंग। ध्यान रखना, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि मेजरमेंट के टाइम रीडिंग को शो कर देते हैं। मतलब व्हेन वी गिव द सप्लाई टू द इंस्ट्रूमेंट, इट डिफ्लेक्ट द पॉइंटर एंड शो द रीडिंग। मतलब जब हम इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई देंगे तो ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा और रीडिंग को शो करेगा। और एक बार अगर आप सप्लाई हटा लेते हो, मतलब आपका इनपुट एब्सेंट हो जाए, देन उस समय पे आपका पॉइंटर कहां आ जाएगा, वापस जीरो इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो इन इंस्ट्रूमेंट में मेमोरी नहीं होती है, ये केवल रीडिंग को एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट ही शो करते हैं। अगर आपका पॉइंटर अगर आपका उस इंस्ट्रूमेंट से सप्लाई हटा दिया जाए तो पॉइंटर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपके, इंडिकेटिंग, पीएमएमसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, मूविंग आयरन या ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है बेटा। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, नाम से ही पता चल रहा है रिकॉर्ड करेगा क्या, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। मतलब किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में किसी क्वांटिटी का कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन रिकॉर्ड करने वाला है ऑन द ग्राफ पेपर विद द हेल्प ऑफ स्टाइलस। ग्राफ पेपर पर स्टाइलस की या पेन की मदद से ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन किसी भी क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में रिकॉर्ड करता है। और अगर देखें तो इसमें एग्जांपल क्या हो सकते हैं, स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। स्टोरेज ऑसिलोस्कोप किसका एग्जांपल है, हमेशा एक रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकता है आपके स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। उसके साथ साथ अगर देखें दूसरा क्या हो सकता है यहां पर, पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर, पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर, एक्स वाई रिकॉर्डर। उसके साथ साथ अगर देखें तो कौन सा नाम हो सकता है यहां पर, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर। ये सारे के सारे नाम आपको बेटा याद रखने हैं। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर हो सकता है, पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर हो सकता है, एक्स वाई रिकॉर्डर हो सकता है और स्टोरेज ऑसिलोस्कोप हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इनकी मेमोरी होती है। दैट मींस ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप पिछला क्या मेजरमेंट आपने किया है वो सारी चीजें यहां पर मेंशन होगी। तो इट इज हैविंग सम मेमोरी, आप पिछला देख सकते हैं कि क्या मेजरमेंट आपने लिया था। बट ऐसी फैसिलिटी आपके इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में नहीं रहती है कि पिछला मेजरमेंट आपने कौन सा लिया। इट डजंट हैव मेमोरी। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में मेमोरी नहीं होती है। नेक्स्ट, अगला इंस्ट्रूमेंट देखें तो बेटा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग नाम से ही पता चल रहा है इंटीग्रेट करेगा, दैट मींस क्यूमुलेटिवली ये एडिशन करता है। प्रीवियसली आपने कितना कंज्यूम किया है और जो भी आप अभी करेंटली कंज्यूम कर रहे हो, इस क्वांटिटीज को प्रीवियस क्वांटिटी से क्यूमुलेटिवली ऐड करता है। और आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल जैसे एनर्जी मीटर में आप जो भी पावर कंज्यूम कर रहे हो ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इस पावर को वो क्या करता है, प्रीवियस जो आपने एनर्जी कंज्यूम किया है उससे क्यूमुलेटिवली ऐड कर देता है। जैसे आपको पता चलता है कि यार कल हमने कितना 200 यूनिट का कंजप्शन किया था, हमारा मीटर रीडिंग किस पे था, 200 यूनिट पे। आज अगर देखें तो हमारा कंजप्शन के बाद जो मीटर रीडिंग आ रहा है वो 210 यूनिट का हो गया। दैट मींस ये बता रहा है कि जो प्रीवियस कंजप्शन आपने किया उससे ये आपके करंट कंजप्शन को क्यूमुलेटिवली क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। इसलिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग। जैसे आपकी बाइक में क्या होता है कि आपकी बाइक में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपका एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ऑडोमीटर लगा होता है। इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस को मेजर करता है, वो क्या कहलाएगा, ऑडोमीटर। उस ऑडोमीटर में आप देखोगे कि बाइक आपकी कितने किलोमीटर चल रही है, वो पूरा डिस्टेंस आपको बताता है कि इतने किलोमीटर आपकी बाइक चल चुकी है। तो जब भी आप डिस्टेंस कवर करते हो तो ये प्रीवियस डिस्टेंस से वो क्या करता जाता है, ऐड करता जाता है। तो ये सारे के सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होंगे। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो एक रजिस्टरिंग मैकेनिज्म रहता है, जो कि आप जितना क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो या एब्जॉर्ब कर रहे हो वो उसको प्रीवियस क्वांटिटी से ऐड करेगा। तो यहां पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेटा ये कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो एनर्जी मीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एनर्जी मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। एनर्जी मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं
कि एनर्जी मीटर ही एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि जितना भी पावर आप कंज्यूम कर रहे हो उसको प्रीवियस पावर से क्यूमुलेटिवली ऐड कर रहा है। नेक्स्ट अगर देखें नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट है? नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नॉर्मली हम कंपैरिजन मेथड में करते हैं, जहां पे हम ब्रिज वगैरह यूज करते हैं और ब्रिज की बैलेंसिंग वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए हम नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। या पोटेंशियोमीटर भी एक क्या है आपका? नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स आपके पोटेंशियोमीटर है। एग्जांपल क्या है बेटा? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये क्या है आपके? नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या है? एक नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? नल टाइप। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा बेटा? नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा। तो यहां पे ये सारे क्लासिफिकेशन हमने दिए डिपेंडिंग अपॉन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटपुट। आउटपुट के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन है बेटा। कौन कौन सा? बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग और नल। इंडिकेटिंग रीडिंग को क्या करेगा? डिस्प्ले कर देगा एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। अगर सप्लाई को आप स्विच ऑफ कर दोगे तो पॉइंटर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, इसमें मेमोरी नहीं होगी। एग्जांपल पीएमएमसी, एमआई, ईडीएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। सर बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो यार। अरे यार जल्दी नहीं है यार, 2 बार 3 बार बता दिया तो अब केवल और केवल क्विक रिवीजन करा रहा हूं और इसको केवल सुनने से आपको याद हो जाएगा भाई। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर, एक्सवाई रिकॉर्डर, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, ये क्या है? रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को किसी भी क्वांटिटीज का विथ रेस्पेक्ट टू अदर हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द ग्राफ पेपर। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा, क्यूमुलेटिवली ऐड करेगा प्रीवियस क्वांटिटी से करंट क्वांटिटी को। और ये क्या है आपके? एनर्जी मीटर है, इसमें रजिस्टरिंग मैकेनिज्म होता है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट केवल डिटेक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है बेटा कंपैरिजन मेथड में। और अगर देखें यहां पर पोटेंशियोमीटर और उसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर नल टाइप इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल हैं। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमने इंस्ट्रूमेंट का डिस्कस किया बेस्ड ऑन द क्वांटिटी मेजर्ड, बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटपुट, कि कितने तरह के आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इन्हीं सबका 1 बाय 1 हम सारा डेफिनेशन और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा नोट कर लेंगे बेटा। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। तो आइए चलते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की। हमने आपको बताया कि जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसमें 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन कर दिया, एक एब्सोल्यूट और दूसरा सेकेंडरी। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या है? these instrument measured the measure and in terms of time constant in terms of time constant or deflection of the instrument, मतलब कि जितने भी आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हैं ये क्या करते हैं? ये मेजरेंट को किस में मेजर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन और टाइम कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट के डिफ्लेक्शन या उसके टाइम कांस्टेंट के टर्म में हमेशा मेजरेंट को मेजर करते हैं। इसीलिए कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? दीज आर इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स आर are indirect reading instrument। indirect reading instrument। ध्यान रखना है ये सारे के सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे? एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो ये हमेशा क्या करेंगे? जो भी मेजरेंट है उसको इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट या डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं। ये हमेशा क्या है? इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके साथ साथ जब भी आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन करना है लेबोरेटरी में, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वहां पर हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरीज। तो these are used for
फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन लैबोरेटरीज। प्रयोगशालाओं में अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम हमेशा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। सर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? तो अगर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का बेटा एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं यहां पर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ अगर देखें तो इलेक्ट्रोमीटर, ये कौन से हैं? आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल हैं। रिले करंट बैलेंस, तो रिले करंट बैलेंस भी क्या है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का ही एग्जाम्पल है। रिले करंट बैलेंस, रिले करंट बैलेंस किसके एग्जाम्पल है आपके? रिले करंट बैलेंस भी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का ही एग्जाम्पल है। तो यहां पर अगर देखिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा यार, चलेगा। रिले करंट बैलेंस क्या है? एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली अगर बात करें तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट है? वो इंस्ट्रूमेंट जो नॉर्मली मेजरेंड को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट या डिफ्लेक्शन। दूसरा इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। तीसरा नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ साथ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, या अगर हम देखें यहां पर रिले करंट बैलेंस, ये सारे के सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। तो यहां पर बेटा आप केवल और केवल ये सारे एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है, इतने एग्जांपल्स याद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल याद करो एक, कौन सा? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या रिले बैलेंस करंट मीटर आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की, कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो बेटा जब भी हम बात करेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का तो ये डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो दीज आर डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है? दीज आर डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट हैं बेटा। दीज आर डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। और इन्हीं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हम बात करते हैं किसकी? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की, इंटीग्रेटिंग की, या नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की। क्लियर है? तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? हमेशा डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो चलिए यहां पर इन्हीं डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट में हम सारे के सारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है? इंडिकेटिंग। तो अब आपको पता चल गया है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स क्या हैं। वो मैं लिखने वाला नहीं हूं, केवल इसका आपको जो फंक्शन है वो बताऊंगा। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या बोला बेटा? कि जब भी मेजरमेंट के समय ये पॉइंटर क्या करेगा? रीडिंग को शो करेगा। अगर सप्लाई से स्विच ऑफ कर देंगे तो पॉइंटर वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट शोज, indicating instrument shows the deflection at the time of measurement, मतलब जितने भी आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो मेजरमेंट के समय डिफ्लेक्शन को क्या करते हैं? शो करते हैं। once we switch off the supply the supply, pointer will come back to its इनिशियल पोजीशन। बेटा आपको साथ साथ लिखते जाना है। यहां पे मैं ये सारी चीजें आपको टाइप फॉर्म में भी रख सकता था, लेकिन यहां पर मेरा केवल और केवल इतना मतलब है कि ये सारी चीजें आपको बतानी है, समझानी है अच्छे से, तो इसलिए आपको भी साथ साथ लिखते जाना है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि मेजरमेंट के समय ही ये क्या कर रहा है? डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और अगर हम क्या कर रहे हैं? सप्लाई को स्विच ऑफ कर दे रहे हैं तो पॉइंटर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा।
कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बेटा, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, एग्जांपल आपको पता है पीएमएमसी है, मूविंग आयरन है, एग्जांपल यहां पे आपको सारा पता है। क्या क्या एग्जांपल है आप बताओगे सर? एग्जांपल आपके पीएमएमसी है, मूविंग आयरन है, ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है, उसके साथ साथ अगर देखें तो आपके थर्मल इंस्ट्रूमेंट हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को रिकॉर्ड कर रहा है। देन रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट इट रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन of measure and continuous variation of measure and with respect to other entity। दूसरी क्वांटिटी या एंटिटी के रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, या अदर विथ रेस्पेक्ट टू अदर एंटिटी की जगह हम क्वांटिटी लिख देते हैं बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को रिकॉर्ड करेगा। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेगा, सपोज आप पावर का कंजप्शन कर रहे हो तो इस पावर को वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा ऑन द ग्राफ पेपर। तो यही हम बात कर रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन मेजरेंड का विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी ऑन ग्राफ पेपर, कहां पे रिकॉर्ड करेगा, ग्राफ पेपर पे, with the help of pen or stylus, with the help of stylus। ठीक है, स्टाइलस या पेन की मदद से एक ग्राफ पेपर पे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, स्टोरेज ऑसिलोस्कोप हो सकता है, XY रिकॉर्डर, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर या पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर आपके हो सकते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या इसमें प्रीवियस मेजरमेंट के बारे में बता सकते हैं इंडिकेटिंग में, नहीं, इसमें मेमोरी नहीं है, नहीं बता सकते। यहां पर इट इज हैविंग सम मेमोरी, तो यहां पे हम प्रीवियस मेजरमेंट को बता सकते हैं बेटा। नेक्स्ट अगला आते हैं यहां पर, अगला अगर हम बात करेंगे तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में रजिस्टरिंग मैकेनिज्म होता है। तो रजिस्टरिंग मैकेनिज्म की मदद से ये क्या करेगा, जो भी प्रीवियस पावर कंज्यूम आप कर रहे हैं उसको नेक्स्ट जो करंटली पावर आपने कंज्यूम किया है उससे क्यूमुलेटिवली ऐड करता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इट क्यूमुलेटिवली ऐड the power consumed over a specific period of time with the help of रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। मतलब बेटा अगर देखा जाए तो यहां पे एक रजिस्टरिंग मैकेनिज्म होता है और उस रजिस्टरिंग मैकेनिज्म की मदद से ये क्या करेगा कि जो भी पावर आप कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं उसको क्यूमुलेटिवली ऐड करता जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसे ऑडोमीटर हो सकता है, उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं एनर्जी मीटर क्या है, एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। तो यहां पर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं तो एग्जाम्पल आप बोलोगे कौन सा है, मीटर बेटा, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपके, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन हमने आपको बता दिया, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यार इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट में अगर हम देखें तो आउटपुट का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो रहा है, इंडिकेटिंग है, रिकॉर्डिंग है। मतलब अगर मैं पीएमएमसी आपको लेता हूं और मैं ये बोलता हूं बेटा पीएमएमसी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो आप बोलोगे इट इज एन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। दूसरा आप क्या कह सकते हो कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तीसरा आप क्या बोल सकते हो कि पीएमएमसी में अगर हम बात करें कि नॉर्मली प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है या सेकेंड एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, तो डायरेक्ट रीडिंग आप लेते हो, तो इसलिए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है।
और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि ये एनालॉग है या डिजिटल है, तो जो पॉइंटर का वेरिएशन हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए हमेशा इसका आउटपुट कैसा है, एनालॉग है, इसलिए एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर दिया कि भाई आपके जो इंस्ट्रूमेंट है मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो मैकेनिकल हो सकते हैं या इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में एनालॉग हो सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं। आउटपुट के हिसाब से अगर एनालॉग नेचर का है तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, अगर डिजिटल नेचर का है तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग नेचर कहने का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस टाइम वेरिएशन हो रहा है, यहां पर डिस्क्रीट टाइम वेरिएशन हो रहा है। हम बात करते हैं कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उसमें एब्सोल्यूट हो सकता है या दूसरा क्या हो सकता है बेटा, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है दैट मींस इनडायरेक्ट है, और जब भी मेजरमेंट करेगा तो मेजरेंट को हमेशा इन टर्म्स ऑफ टाइम कांस्टेंट या डिफ्लेक्शन लिखेगा। इसका इस्तेमाल हम नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आर डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका क्लासिफिकेशन हमने कर दिया इंडिकेटिंग, डिफ्लेक्टिंग, मतलब डिफ्लेक्टिंग नहीं, इंडिकेटिंग, दूसरा क्या है आपका रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, तीसरा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, और चौथा नल डिटेक्शन। तो इस तरह से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। तो आई थिंक आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। क्लियर है? यहां तक आपको अच्छे से चमक गया या नहीं चमका बेटा, जरूर आप बताइएगा। तो नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं। इसमें सारी की सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है बेटा, इसमें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारा ये वाला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम अपने मेजरमेंट के सब्जेक्ट्स में केवल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को ही पढ़ने वाले हैं फिलहाल में। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हमें नहीं पढ़ना है बेटा, हमें केवल और केवल इंडिकेटिंग और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करना है, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। क्या है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट? लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को समझना है तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का ऑर्डर क्या है। तो बेटा जब भी आप बात करोगे कि नॉर्मली किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है तो आप उस मैकेनिकल क्वांटिटीज को या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हो। डिप्लोमा होल्डर्स के स्टूडेंट्स है, थोड़ा सा जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो बेटा डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। यहां पर केवल और केवल उसके की पॉइंट्स को आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा यहां पे नहीं इसका पूछा जाएगा, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बस की पॉइंट्स को आपको याद रखना है। हमने ये बोला, हमने आपको ये कहा कि जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट का ऑर्डर डिसाइड करना है वो ऑर्डर उनके डिफरेंशियल इक्वेशन से आप डिसाइड कर सकते हो। जितना भी हाईएस्ट आपका पावर है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही आपका बताएगा ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हमने क्या बोला कि जितने भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं बेटा, इनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वही पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहलाएगी। क्लियर है? या कभी कभी आप एक टर्म ट्रांसफर फंक्शन भी देखते हो, तो ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उनका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही हाईएस्ट ऑर्डर आपके इंस्ट्रूमेंट का भी ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में अगर देखा जाए तो आपके इंस्ट्रूमेंट जो है वो जीरो ऑर्डर भी हो सकते हैं। कौन से? जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। उसके साथ साथ अगर देखें तो आपके फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं या सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें कि जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में अगर देखा जाए तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा बेटा? इसका ट्रांसफर फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा। सर ये ट्रांसफर फंक्शन क्या है यार? ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, बोथ मस्ट बी इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म अज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। मतलब जब भी आप देखोगे कंट्रोल सिस्टम वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज हमेशा पूछी जाएगी कि ट्रांसफर फंक्शन है क्या। तो ट्रांसफर फंक्शन हमेशा आउटपुट और इनपुट का रेशियो है, लेकिन दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म में होनी चाहिए, और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी सारी इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, जीरो हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट और इनपुट का रेशियो है। तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें कि जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, तो जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमेशा ट्रांसफर फंक्शन कैसा होगा? हमेशा ट्रांसफर फंक्शन कांस्टेंट होगा। मतलब कि अगर हम बात करें कि कोई भी ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है,
हमने बात किया कि ये क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी हमारा सिस्टम है बेटा। इस इंस्ट्रूमेंट में अगर हम बात कर रहे हैं इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इनपुट हमने मान लिया कि इनपुट क्या है, हमने ये ले लिया इनपुट हमारा आर ऑफ एस है। इसी इनपुट का हम क्या कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, इसलिए उसको आर ऑफ टी को टाइम डोमेन में ना रिप्रेजेंट करके लाप्लास डोमेन में लिख रहे हैं आर ऑफ एस। और यहां पर जो हमें आउटपुट मिला लाप्लास डोमेन में वो क्या है, सी ऑफ एस। तो बेटा हमने बोला कि जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ट्रांसफर फंक्शन बराबर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट और आउटपुट का क्या है, रेशियो है, और ये रेशियो किस में होना चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में होना चाहिए। तो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस यही क्या है हमारा इस इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर फंक्शन है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच ऑफ एस से। तो बेटा एच ऑफ एस बराबर कितना, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। और अगर ये क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए बेटा, ध्यान रखना ये कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, दैट मींस इंस्ट्रूमेंट आपका किस ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में आप देख रहे हो कि s के पावर कितना है, जीरो है, s के पावर जीरो होगा तभी तो 1 होगा, इसका मतलब कि ये जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। तो कभी भी इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो हमेशा वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा बेटा, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। एक चीज यहां पे आप देख सकते हो, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहां पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। थोड़ा सा मतलब अलग चीज है, तो बहुत ज्यादा आप इसमें टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा समझना है यार जो मैं समझाना चाहता हूं, आप तुरंत अपने टॉपिक पे फिर आ जाओगे। तो अभी थोड़ा सा देख लेना, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमें डिनोमिनेटर मतलब जो हर है उस हर को देखना है और उसमें देखना है कि एस की हाईएस्ट पावर क्या है। तो इस हर में 1 है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, एस टू दी पावर 0 1 होता है ना, तो एस की पावर कितना है, 0, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। या अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे पोटेंशियोमीटर देख लो यार, एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करें पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का। जैसे आपका ये पोटेंशियोमीटर का क्या है, स्केल है बेटा। यहां पर हमने क्या किया, इनपुट सप्लाई दे दिया, यहां पे सप्लाई इनपुट है, मान लिया इनपुट सप्लाई कितनी है, VI। अगर हम बात करें कि यहां पर एक स्ट्रोक है, यहां पर हमने इसको ये हमने अप्लाई कर दिया, यहां हमने लगा दिया क्या, एक गैल्वेनोमीटर। हमने यहां पर क्या लगा दिया है, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है बेटा। ये आपका गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर एक्चुअली क्या करता है, यहां पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है यहां पर। तो अगर आप एक चीज देखो, या गैल्वेनोमीटर हटा दो यार, सिंपल सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको पहले हटा दो। ये आपका क्या है, स्ट्रोक वायर है। हम इसको क्या करेंगे, स्लाइड वायर है, स्लाइड वायर को क्या करेंगे, वैरी करेंगे। तो सपोज इसका जो लेंथ है वो लेंथ हमने मान लिया कितना है, या रजिस्टेंस हमने मान लिया, इसका रजिस्टेंस हमने मान लिया RI, कंप्लीट स्ट्रोक रेजिस्टेंस कितना है, RI। यहां पर हमने स्लाइड वायर को उठा के इतना रखा है, तो ये मान लिया कितना है, R0। यहां पे स्लाइड वायर को उठा के रखा है, ये कितना है, R0। तो बेटा यहां पर अगर देखा जाए तो मान लिया यहां पे जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, V0। तो ये सिंपली क्या बन गया, एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। कौन सी सर्किट है, पोटेंशियोमीटर इज अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, तो ये आउटपुट वोल्टेज आपको बताना है बेटा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, V0 बराबर पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा दो यार, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है पोटेंशियल डिवाइडर रूल। आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज VI इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है, सेम रेजिस्टेंस R0 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इस टोटल रेजिस्टेंस RI है। तो V0 बराबर कितना, VI इंटू R0 बाई RI। हमें क्या निकालना है बेटा, एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो है, ये किसके बराबर हो जाएगा, R0 अपॉन RI। तो यही आप देख रहे हो, ये क्या है, कांस्टेंट है ना, R0 बाई RI क्या है, फिक्स है, क्या है ये, कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। और यहां पर आप देख रहे हो कि V0 इज इक्वल्स टू K इंटू VI। तो यहां पर हम लिख सकते हैं V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, VI। V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI।
क्लियर है बेटा? मतलब यही वी नॉट आपके डायरेक्टली वी आई के क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप इनपुट में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, इनपुट में चेंज कर रहे हो, वेरिएशन कर रहे हो, तो आउटपुट भी आपका इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी चेंज अगर आप करते हैं तो हमेशा जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन देखें तो इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। तो कभी भी ट्रांसफर फंक्शन गेन अगर कांस्टेंट हो जाए तो हमेशा वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। और इनका रिस्पॉन्स अगर देखोगे तो यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज है विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज, तो हमेशा कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, हमेशा लीनियर होगा। और यही आपका स्लोप है बेटा। ये क्या है, स्लोप। के बराबर कितना, दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन आर आई। तो हम ये कह सकते हैं, बिकॉज ये आपका कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, y बराबर m इंटू एक्स, मतलब उस रेखा का समीकरण, उस लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमेशा कैसा है, लीनियर। तो याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में केवल इतना सा पूछ दे कि ये सब मोह माया है यार, ये सब चीजें ध्यान नहीं रखनी है कि पोटेंशियोमीटर या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, आप किस ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्टेंटेनली आपके क्या करते हैं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं अगर इनपुट में आप चेंज करोगे, कोई टाइम डिले इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहां पर इसका ट्रांसफर फंक्शन गेन हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म अज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। तो एक बार चीज यहां पे ट्रांसफर फंक्शन आप लिख लोगे बेटा कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो यहां पे एक टर्म लिख लो आप, ट्रांसफर फंक्शन। और इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में आप पढ़ने वाले हो जब आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया जाएगा। तो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल डेफिनेशन आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ट्रांसफर फंक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज the ratio of input, defined as the ratio of input, ratio of output, defined as ratio of output to the input both must be in Laplace domain, assuming all initial conditions are जीरो। Assuming all initial conditions are जीरो। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है, देन आप बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, और सारी इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, जीरो हैं। और ट्रांसफर फंक्शन अगर हम पूछें तो एच ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो हो जाएगा। एच ऑफ एस बराबर कितना, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। मतलब अगर हम बात करें कि ये आपका कोई भी सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन कितना है, एच ऑफ एस, इनपुट क्या है, आर ऑफ एस, आउटपुट क्या मिला, सी ऑफ एस, तो हमेशा जो ट्रांसफर फंक्शन होगा यहां सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस होगा। और इसी एच ऑफ एस को हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन गेन या सिंपली ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर है बेटा? आई थिंक ये आपको ट्रांसफर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर एक जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का हमेशा गेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज हैविंग कांस्टेंट गेन। क्या रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट गेन हमेशा प्रोड्यूस करता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स देगा, लीनियर स्केल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर सेकेंड, कि सेकेंड इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड अगर देखें तो इंस्ट्रूमेंट हमारा कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बात करें बेटा यहां पर, तो जितने भी
आपके टेम्परेचर मीजरिंग डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल हैं। तो यहां पे आप नोट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन पूछा जाए तो ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस st हो जाता है इसका ट्रांसफर फंक्शन। कितना ट्रांसफर फंक्शन होगा यार, सिंपल सा केवल इतना ही याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का रट लेना है यार और कुछ नहीं। फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर फंक्शन कितना, 1/1 प्लस st। अब आप बताओ कि ये अंश होता है, ये हर होता है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये अंश है ये हर है, तो हर का हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर s का कितना है, 1 है ना यार। और अगर इसका हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑल टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस आर, ऑल टेम्परेचर measuring devices are of, या simply are first order instrument, are first order इंस्ट्रूमेंट। जितने भी आपके टेम्परेचर मीजरिंग डिवाइसेस हैं ये सारे के सारे क्या हैं, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप थर्मामीटर ले लो, आप रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर ले लो, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स हैं। तो ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये हमेशा ट्रांसफर फंक्शन 1/1 प्लस st होता है। कभी भी अगर इसका आप इनवर्स लाप्लास लोगे तो इनवर्स लाप्लास हो जाएगा e टू द पावर माइनस, या यहां पर अगर इनवर्स लाप्लास इसका लोगे तो e टू द पावर माइनस t/t आ जाएगा बेटा, e टू द पावर माइनस t/t आ जाएगा। मतलब इसका अगर हम आउटपुट और इनपुट का वेरिएशन देखें तो इसका मतलब है कि यहां पर आपका c ऑफ t है, ये आपका r ऑफ t है, तो इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, इसका रिस्पॉन्स हमेशा इस तरीके का होगा, ये रिस्पॉन्स आपका हो जाएगा। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इस तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है एक्सपोनेंशियली, या एक्सपोनेंशियली डिकेइंग हो सकता है, या एक्सपोनेंशियली राइजिंग इन नेचर हो सकता है। दैट मींस कि अगर देखा जाए तो यहां पर ये अपने फुल स्केल पे, अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंचने में क्या करेगा, कुछ टाइम लेगा बेटा। ये क्या लेता है, कुछ टाइम लेता है, यही आपका टाइम कहलाता है राइज टाइम या सेटलिंग टाइम। तो इसका कुछ ना कुछ टाइम होगा, कुछ ना कुछ समय होगा, तो इट विल टेक सम टाइम टू सेटल आउट। तो यहां पर इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, वहां पे इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहां इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता है। इसलिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, आपके फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फर्स्ट जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल हैं। और इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो एक्सपोनेंशियली राइजिंग होगा या एक्सपोनेंशियली डिकेइंग इन नेचर होगा। जैसे आरसी आरएल सर्किट का रिस्पॉन्स, ये सारे के सारे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स है। तो याद रखना है कि ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा, 1/1 प्लस st। बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो सिंपली नीचे आप देख रहे हो कि क्या है, s टू द हाईएस्ट पावर 1 है। ट्रांसफर फंक्शन याद रखो, जीरो ऑर्डर का कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर का 1/1 प्लस st। क्लियर है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं अगला इंस्ट्रूमेंट अगर देखा जाए तो ये हमारा है सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपका, सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्डर क्या है इसका, सेकेंड ऑर्डर है। दैट मींस जो ट्रांसफर फंक्शन आप लिख रहे हो उसके डिनोमिनेटर में s की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। मतलब जो हर आप लिख रहे हैं फ्रैक्शन, जो ट्रांसफर फंक्शन का हर होगा उस हर में हमेशा s की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर हम देखें तो आउटपुट c ऑफ s अपॉन r ऑफ s। सर हाँ, ट्रांसफर फंक्शन को आप c ऑफ s बाई r ऑफ s लिख सकते हैं। तो c ऑफ s बाई r ऑफ s बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा n स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n स्क्वायर। तो अगर हम बात करें कि इसका जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, इसके हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जहां पर ओमेगा n क्या है बेटा, ओमेगा n को हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यहां पर जीटा अगर देखा जाए तो इसी को हम बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग रेशियो। जीटा को हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग
रेशियो बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो भी आपके सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आपके जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में एस की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। और इसमें ओमेगा एन क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जीटा क्या है? डैंपिंग रेशियो है। तो ट्रांसफर फंक्शन सेकेंड ऑर्डर का है तो सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर फंक्शन अगर आपके जीरो ऑर्डर का है, कांस्टेंट है, तो आपके जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होंगे। क्लियर है बेटा? बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस आपको नहीं बता रहा हूं, सिंपल चीजें बता रहा हूं। ट्रांसफर फंक्शन देख के कैसे पहचानोगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो आप केवल और केवल ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को देखो और आप बता सकते हो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां पे एक चीज और देखिए आप, अगर हम बात करें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की, कौन से इंस्ट्रूमेंट की? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो ऑल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा यहां पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, हम ऑल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ही तो पढ़ने वाले हैं। तो हमें कहां जाना पड़ेगा? हमें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के पास जाना पड़ेगा। तो ये तो देखना होगा ना कि किस ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट है वो। तो वो किस ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट है? सेकेंड ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट है। ऑल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स are second order instrument. All indicating instruments are second order instrument. सारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बेटा कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे? सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स होंगे। और इनका अगर डैंपिंग रेशियो देखें तो आइडियली अगर देखा जाए, आइडियली these are क्रिटिकली डैम्ड। कैसे होने चाहिए? ये क्रिटिकली डैम्ड होने चाहिए। मतलब आपका जो जीटा होगा, डैम्पिंग रेशियो, वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। बट अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो जितने भी आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रैक्टिकली जो डैम्पिंग रेशियो होगा जीटा, डैम्पिंग रेशियो, प्रैक्टिकली these instruments are अंडर डैम्ड। क्या होते हैं बेटा ये? दीज आर अंडर डैम्ड। और अंडर डैम्ड का मतलब क्या है कि जो जीटा होगा लेस देन 1 होगा, तो इसमें जो जीटा होता है वो 0.6 टू 0.8 तक लाई करता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से? सेकंड ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल हैं। और यहां पर आइडियली ये कैसे होने चाहिए? क्रिटिकली डैम्ड होने चाहिए। मतलब इनका जीटा जो है वो बराबर 1 होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता बेटा। ये कैसे होते हैं? अंडर डैम्ड होते हैं। तो बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, आप तुरंत आंसर प्रैक्टिकल देंगे। क्या? अंडर डैम्ड। डैम्पिंग रेशियो कहां? 0.6 टू 0.8। और अगर हम बात करें कि आइडियली क्या होते हैं, ये क्रिटिकली डैम्ड होते हैं। मतलब जीटा बराबर कितना? 1। अब एक चीज आपको समझ में नहीं आई कि यार ये डैम्पिंग रेशियो अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, लेस देन 1 हो जाए तो क्या होगा। तो एक चीज आप समझिए, यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको समझिए बेटा। अगर हम बात करें कि यहां पर सबसे पहला केस फर्स्ट, ध्यान रखना, केस फर्स्ट, हमने बोला कि हमारा जो जीटा है वो कितना हो जाए? 0। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो डैम्पिंग रेशियो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो डैम्पिंग रेशियो 0 हो जाने का मतलब क्या है कि ये कैसा सिस्टम हो गया? अनडैम्ड हो गया। कैसा हो गया बेटा? अनडैम्ड। और अगर सिस्टम हमारा कैसा हो जाए? अनडैम्ड हो जाए, तो मान लीजिए हमने इनपुट क्या दिया है? एक यूनिट स्टेप इनपुट दिया है। यूनिट स्टेप इनपुट दे दिया, मतलब एक कांस्टेंट डीसी इनपुट दे दिया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो हमारा जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। याद रखना है, अगर हमने यूनिट स्टेप इनपुट दे दिया, मतलब मैग्नीट्यूड यहां पे 1 है, तो हमारे सिस्टम का आउटपुट कैसा आएगा? ऑसिलेटरी आएगा। कैसा आएगा आउटपुट? ऑसिलेटरी आएगा बेटा। इसका मतलब ये सिस्टम हमारा कैसा हो गया? अनडैम्ड हो गया। मतलब क्या है, इसको समझिए। अगर हमने ये बोला कि ये हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट था और ये हमारा इनिशियल वैल्यू है 0 एम्पियर, ये हमारी फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू हमने क्या मान लिया? 1 एम्पियर। तो यहां पर आप देख रहे हो कि फाइनल वैल्यू, या यहां पर आप मान लो
यहां पर मान लो आपके 5 एम्पियर, कुछ भी मान लो यार, ये 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, बट हमने इनपुट पे कितना दिया है, इनपुट पे दिया है 1 एम्पियर। तो हमें क्या मेजर करना चाहिए, हमें 1 एम्पियर मेजर करना चाहिए ना। बट हमारा सिस्टम कैसा है बेटा, हमारा सिस्टम है अनडैम्ड, और जब सिस्टम अनडैम्ड होगा तो पॉइंटर आपका क्या करेगा, 0 टू फुल स्केल, 0 टू फुल स्केल ऑसिलेट करता जाएगा। कैसे ऑसिलेट करेगा पॉइंटर, 0 टू फुल स्केल, 0 टू फुल स्केल आपका पॉइंटर क्या करता जाएगा, ऑसिलेट करता जाएगा। अगर आपका सिस्टम कैसा हो गया, अनडैम्ड हो गया। तो क्या ऐसा सिस्टम डिजायरेबल है, नहीं है डिजायरेबल, ऐसा सिस्टम हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में बेटा हम ये कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है जिसमें जीटा बराबर कितना हो जाए, 1 हो जाए। अगर जीटा 1 हो जाए तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्ड। कौन सा सिस्टम कहलाता है, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम कहलाता है, क्रिटिकली डैम्ड। और अगर सिस्टम क्रिटिकली डैम्ड हो जाए तो ये आप देखो इसका वेवफॉर्म कैसा होगा, ये आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, यहां पर हमने ये आपका स्टेप इनपुट दिया है 1, तो यहां पर जो आपका वेवफॉर्म आ रहा है या जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स है। ये मतलब विदाउट मेकिंग एनी ऑसिलेशन पॉइंटर आपका कहां पहुंच गया, स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंच गया। यहां क्या स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंच रहा है, नहीं, कभी भी स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंच नहीं रहा है। और यहां पर क्या है, बिना किसी ऑसिलेशन को, मतलब कोई भी ऑसिलेशन नहीं होगा, नो ऑसिलेशन, बिना कोई ऑसिलेशन के आपका पॉइंटर क्या हो जाएगा सर, स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जाएगा। मतलब कि अगर इसका रिस्पांस देखें बेटा तो रिस्पांस किस तरीके से होगा, जैसे ही आपने अप्लाई किया सिस्टम कैसा है, क्रिटिकली डैम्प्ड, तो बिना किसी ऑसिलेशन के ये एकदम कहां पे पहुंच जाएगा, स्टडी स्टेट कंडीशन में। विदाउट मेकिंग एनी ऑसिलेशन पॉइंटर विल रीच टू स्टडी स्टेट कंडीशन। तो ऐसा सिस्टम हमेशा डिजायरेबल होता है। लेकिन ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज आइडियल, ये आइडियल केस है बेटा, आइडियल केस है, ऐसा नहीं होता है। डिजायरेबल तो यही है कि यार बिना कोई ऑसिलेशन के जब भी आप इनपुट अप्लाई करो तो पॉइंटर अपनी स्टडी स्टेट कंडीशन पे पहुंच जाए विदाउट मेकिंग एनी ऑसिलेशन, और टाइम ऑफ रिस्पॉन्स भी बहुत कम लगे, तुरंत क्या हो, पहुंच जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, केस थर्ड, प्रैक्टिकली हमारा सिस्टम कैसा हो जाता है, हमारा सिस्टम हो जाता है अंडर डैम्ड। मतलब हमारा जीटा लेस देन क्या है, 1 है, और अगर जीटा लेस देन 1 है तो सिस्टम कैसा है, सिस्टम है अंडर डैम्ड। बेटा अगर हम बात करें कि अंडर डैम्ड सिस्टम हमारा होगा तो यहां पर जब भी आप देखोगे कि रिस्पॉन्स किस तरह का होगा, ये आपका स्टडी स्टेट वैल्यू है, कितनी है, सपोज स्टडी स्टेट वैल्यू हमने क्या रखा है, 1 एम्पियर या 1 ले लिया यूनिट स्टेप, तो स्टडी स्टेट वैल्यू तो बेटा यही है। लेकिन अब क्या करेगा, अगर सिस्टम का बिहेवियर अंडर डैम्ड है तो पॉइंटर क्या करेगा, पहले कुछ ऑसिलेशंस करेगा, देन उसके बाद ग्रेजुअली ये ऑसिलेशंस कम होता जाएगा और फाइनली वो कहां पहुंच जाएगा, स्टडी स्टेट कंडीशन में। तो ये पहले क्या करेगा, कुछ ऑसिलेशन करेगा, देन ये ग्रेजुअली ऑसिलेशन कम होकर ये कहां पहुंच जाएगा, स्टडी स्टेट कंडीशन में। और इसीलिए जब आप मेजरमेंट करते हो तो प्रैक्टिकली जितने भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं बेटा उसमें पॉइंटर हमेशा क्या करेगा, पहले फुल स्केल पे जाएगा, देन वापस आएगा और धीरे धीरे ये ऑसिलेशन करके कहां आ जाएगा, स्टडी स्टेट कंडीशन में। मतलब कि अगर अंडर डैम्ड है, अनडैम्ड है, अनडैम्ड के केस में क्या होगा, 0 टू फुल स्केल, 0 टू फुल स्केल, क्या डिजायरेबल है, नहीं, स्टडी स्टेट पे तो आया ही नहीं। दूसरा, अगर आपके क्रिटिकली डैम्ड है, आइडियल कंडीशन, तो बिना किसी ऑसिलेशन के क्या होगा, सपोज ये स्टडी स्टेट कंडीशन है, विदाउट मेकिंग एनी ऑसिलेशन कहां पहुंच जाएगा, स्टडी स्टेट में। डिजायरेबल है बट दिस इज आइडियल, ये प्राप्त नहीं हो सकता आपको। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा हमारा अंडर डैम्ड केस है, तो ये स्टडी स्टेट कंडीशन है लेकिन पॉइंटर पहले फुल स्केल पे जाएगा, मतलब इट विल मेक सम ऑसिलेशन, फिर धीरे धीरे ये ऑसिलेशन ग्रेजुअली कम होता जाएगा और फाइनली स्टडी स्टेट कंडीशन पे आ जाएगा। मतलब कैसे होगा, फुल स्केल वापस स्टडी स्टेट कंडीशन के अराउंड क्या करेगा, कुछ ऑसिलेशन करेगा, ग्रेजुअली ये ऑसिलेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा, देन फाइनल स्टडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली जितने भी आपके सिस्टम हैं वो कैसे होने चाहिए, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के सारे प्रैक्टिकली सिस्टम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंडर डैम्ड होते हैं। तो प्रैक्टिकल सिस्टम, प्रैक्टिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, हमेशा अंडर डैम्ड है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपके, प्रैक्टिकल जितने भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अंडर डैम्ड हैं और इनका डैम्पिंग रेशियो 0.6 to 0.8 के बीच में लाई करता है। अब आप एक चीज और बोलोगे कि सर अगर सपोज हमने क्या कर दिया, हमने अपने सिस्टम का जो डैम्पिंग रेशियो है वो 1 से ज्यादा कर दिया,
और अगर डैम्पिंग रेशियो देखो यहां 0 है, यहां 1 के बराबर है, 1 से कम है, 1 से ज्यादा कर दिया, और अगर 1 से ज्यादा कर दिया तो सिस्टम आपका कैसा हो जाएगा बेटा? ओवर डैम्ड हो जाएगा। कैसा सिस्टम होगा? ओवर डैम्ड। और अगर आपका सिस्टम ओवर डैम्ड हो गया तो उस समय क्या होगा? रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का होगा यार, रिस्पॉन्स आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम कैसा हो जाए? ओवर डैम्ड हो जाए। मतलब कि ओवर डैम्ड सिस्टम में रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो क्या इसमें कोई ऑसिलेशन है? कोई भी ऑसिलेशन नहीं हो रहा। लेकिन जब भी आप ओवरडैम्प्ड सिस्टम में अगर इनपुट अप्लाई कर रहे हो, देन धीरे 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 बिना ऑसिलेशन के ये पॉइंटर क्या करेगा? लगभग सर पता चलेगा आप खाना वाना सब खा के आ जाओ, आप 1 एम्पियर की करंट मेजर करने वाले हो। दैट मींस कहने का मतलब इतना टाइम नहीं लगता यार, ये केवल मजाक के लिए था। कि इसका मतलब केवल इतना सा है कि रिस्पॉन्स काफी सुस्त हो जाता है, काफी क्या हो जाता है आपका मतलब रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो हो जाता है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स काफी स्लो हो जाए, सुस्त हो जाए, इसका मतलब सिस्टम कैसा है? सिस्टम आपका ओवरडैम्प्ड है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ऑसिलेशन तो नहीं है, नो ऑसिलेशन, नो ऑसिलेशन, इसमें भी ऑसिलेशन नहीं है, बट रिस्पॉन्स इज वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो रिस्पॉन्स है या काफी सुस्त रिस्पॉन्स है। तो बेटा यहां पर ऑसिलेशन तो नहीं होगा, लेकिन यहां पर रिस्पॉन्स डेफिनेटली बहुत क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अनडैम्प्ड सिस्टम होगा तो सर स्टेडी स्टेट कंडीशन पे नहीं पहुंचेगा। अगर आपके क्रिटिकली डैम्ड है तो आइडियल आप यही चाहते हो कि सारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो? क्रिटिकली डैम्ड हो, मतलब बिना किसी ऑसिलेशन के ये सडनली अपनी स्टेडी स्टेट कंडीशन पे पहुंच जाएं। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जितने भी प्रैक्टिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं इनका डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1 होता है, 0.6 to 0.8 के बीच में लाई करता है। और अगर देखें यहां पर तो ये इट विल मेक सम ऑसिलेशन, देन उसके बाद ग्रेजुअली आप देखोगे कि ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जाता है। और प्रैक्टिकली यही मेजरमेंट आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में यही सिस्टम रहता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए ओवरडैम्प्ड अगर हो जाए तो भी ऑसिलेशन नहीं होगा, लेकिन बेटा रिस्पांस आपका काफी सुस्त हो जाएगा, काफी स्लो हो जाएगा। दैट मींस स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंचने में बहुत ज्यादा समय ले लेगा। तो जितने भी यही हमने पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं कि जितने भी आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं ये सेकंड ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट हैं। आइडियली इनका रिस्पांस क्रिटिकली डैम्प्ड होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली अंडर डैम्प्ड होता है और डैम्पिंग रेशियो 0.6 to 0.8 के बीच में लाई करता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बोलो यार, चमका या नहीं चमका कॉन्सेप्ट आपका? तो यहां पे ये सारी चीजें आपको समझने वाली हैं, तभी आप इन सारी चीजों को क्लियर अच्छे से समझ सकते हो। तो यही अगर देखा जाए इवन जितने भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का बेटा अगर हम बात करें कि इनका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखें तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर देखा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर देखा जाए कि इनका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, अगर इनके डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार देखें तो क्या होगा? यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करें तो इसमें आपके पॉइंटर है। मैकेनिकल सिस्टम में अगर देखा जाए तो यहां पे क्या होगा? इंडिकेटिंग है, मतलब रीडिंग को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। दैट मींस एक पॉइंटर है, एक मूविंग सिस्टम होगा। उस मूविंग सिस्टम का कुछ ना कुछ क्या होगा? इनर्शिया होगा। दूसरा, जब भी आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो, दैट मींस फोर्स अप्लाई कर रहे हो, देन ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब भी ये मूव करेगा तो इसके रास्ते में क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा। इसके मोशन में क्या आएगा? एक फ्रिक्शन ऑफर होगा। तो दूसरा क्या है? फ्रिक्शन या डैम्पर है। और नॉर्मली यहां पर एक स्प्रिंग हम लगाते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोडक्शन के लिए। तो यहां पर एक कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग है, बिकॉज कभी भी आप देखो कि किसी का भी मोशन जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर मोशन कंट्रोल्ड नहीं है तो वो फुल स्केल पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए उस मोशन को कंट्रोल करने के लिए आप कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं, उसके लिए आप स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जब हम बात करेंगे कि किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका इनर्शिया हो गया मूविंग सिस्टम का, उसके साथ साथ जब वो मोशन करेगा तो फ्रिक्शन ऑफर होगा, और उसके साथ साथ कंट्रोलिंग पर्पस के लिए आपने क्या अप्लाई किया है? स्प्रिंग के द्वारा एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स डेवलप किया है। तो यहां पे ये तीन चीजें हैं, डैम्पर है, स्टिफनेस है और मास है, जिसके कारण इनर्शिया के कारण जो आ रहा है मास। तो यहां पे ये तीन टर्म है। तो अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन देखें तो बेटा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एम डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाई डी टी प्लस के थीटा इज इक्वल्स टू, सपोज हम फोर्स की बात कर रहे हैं या टॉर्क की बात कर रहे हैं तो यहां पे टॉर्क ले लेते हैं यार, दिस इज इक्वल्स टू टॉर्क।
कहने का मतलब कि ये इसका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मली ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा किसके कारण आता है? ये आता है ड्यू टू इनर्शिया। अगर हम बात करें कि यहां पर ये किसके कारण आता है, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। किसके कारण आता है बेटा? ड्यू टू फ्रिक्शन, या आप इसको बोल सकते हो डैम्पर। ये किसके कारण आता है? ड्यू टू फ्रिक्शन और डैम्पर। K इंटू थीटा ये किसके कारण है? ये है आपका ड्यू टू स्प्रिंग। किसके कारण है बेटा? ड्यू टू स्प्रिंग और स्टीफनेस। ड्यू टू स्प्रिंग स्टीफनेस। स्प्रिंग के स्टीफनेस के कारण आता है। क्या होता है ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे यार, बट अभी थोड़ा सा ध्यान रखो। ये किसके कारण है? यही आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ये क्या है आपका? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यही आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हो ताकि आपका पॉइंटर क्या कर सके? रोटेट कर सके। तो पॉइंटर को रोटेट कराने के लिए आप क्या अप्लाई कर रहे हो? पहला कंपोनेंट है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये फर्स्ट इसेंशियल कंपोनेंट है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। दूसरा, उसके मोशन को कंट्रोल अगर करना है तो उसके लिए आप स्प्रिंग द्वारा क्या करोगे? स्टीफनेस प्रोड्यूस कराओगे ताकि आप कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर सको। तो इसके लिए क्या आता है? ये कंट्रोलिंग टॉर्क है। कौन सा टॉर्क है? कंट्रोलिंग टॉर्क है। तो एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये आपका क्या है? फ्रिक्शन है। नॉर्मली ये फ्रिक्शन है या डैम्पर है, और इसी डैम्पर के कारण हम क्या करेंगे? डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे बेटा। क्या प्रोड्यूस करेंगे? डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे ताकि ये ऑसिलेशन को क्या कर सके? डैम्ड आउट कर सके। अगर हम इनर्शिया को नेग्लेक्ट कर देते हैं यहां पर, तो इनर्शिया को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो यहां पर ये थर्ड इसेंशियल कंपोनेंट है। तो इसीलिए किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर देखा जाए तो तीन ही इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट अगर देखा जाए तो देयर आर थ्री essential components in indicating instrument. जितने भी आप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करोगे, इन सारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में यही तीन इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से अगर देखा जाए तो पहला क्या है? पहला अगर देखें तो जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। फर्स्ट अगर देखा जाए बेटा तो कौन सा टॉर्क है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? TD से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा अगर देखें तो दूसरा है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कंट्रोलिंग टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे T और यहां सब्सक्रिप्ट C। तीसरा अगर देखें बेटा तो तीसरा है आपका डैम्पिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क है? डैम्पिंग टॉर्क। और इसको कैसे रिप्रेजेंट हम करने वाले हैं? इसको हम T डैम्प से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये तीन तरह के आपके इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? पहला डिफ्लेक्टिंग, दूसरा कंट्रोलिंग और तीसरा डैम्पिंग। तो जितने भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे यही तीन इसेंशियल कंपोनेंट्स है, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग। इन सब के बारे में हम अगली क्लास में और अच्छे से डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या होता है डिफ्लेक्टिंग, क्या होता है कंट्रोलिंग, क्या होता है डैम्पिंग। और आज के लिए बेटा इतनी ही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो यहां पर हम देखेंगे इसको कि आज क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की। हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन हमने अलग अलग तरीके से देखा। एब्सोल्यूट क्या है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेजरेंड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटपुट। अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन देखा, बट मेनली अगर देखें तो आउटपुट के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किए। इसमें हमें डिस्कस क्या करना है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमेशा कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो हमने आपको बताया कि ऑल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? सेकंड ऑर्डर। तो बेटा यहां पर हमने बोला कि ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है? जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं एक बार आप बता सकते हैं? जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर कौन से इंस्ट्रूमेंट है? जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। पोटेंशियोमीटर या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर देखें तो C ऑफ S अपॉन R ऑफ S बराबर क्या? कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट अगर स्केल कैसा देखेंगे? लीनियर होता है। दूसरा अगर देखें फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट।
बेटा फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस बराबर 1/1 प्लस एस टी। ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपके? फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। इसका रिस्पॉन्स जैसे एक्सपोनेंशियली राइजिंग या डिकेइंग होगा। एग्जाम्पल क्या है? जितने भी टेम्परेचर मीजरिंग डिवाइसेस हैं, टेम्परेचर मीजरिंग डिवाइसेस, ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपके? टेम्परेचर मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस फर्स्ट ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया आपसे सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर फंक्शन केवल यही याद रखना है, बाकी सब मोह माया है। बताइए क्या है ट्रांसफर फंक्शन? सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस बराबर कितना? ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओमेगा एन क्या है बेटा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और उसके साथ साथ जीटा क्या है? डैम्पिंग रेशियो है। और हमेशा आइडियली किसी भी सेकेंड ऑर्डर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का आइडियली एग्जांपल क्या है सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जितने भी पीएमएमसी हो, मूविंग आयरन हो, या आपके ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट हो, थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट हो, सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? सेकेंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल हैं। आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली अगर देखा जाए तो इनका जीटा जो है 1 होना चाहिए, क्रिटिकली डैम्ड। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। सिस्टम कैसा होता है? अंडर डैम्ड, मतलब जो जीटा है वो 0.6 से 0.8 के बीच में लाई करता है। क्लियर है? उसके बाद हमने बताया कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इसेंशियल कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो इसेंशियल कंपोनेंट्स किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 ही होते हैं बेटा। कौन कौन से? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, और डैम्पिंग टॉर्क होता है। तो अगली क्लास में हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क सबके बारे में अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो इतनी देर तक सुनने और सहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।